Hello everyone. I, Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome you all in this lecture number 12. In this lecture, we are going to study about alloying elements and their effects on properties of steel. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the classification of steel. We have also learned about the carbon steel and their types as a low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel. We have also learned about the alloy steel and we have discussed about the two definitions of alloy steel with their advantages and disadvantages. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain the need of alloying elements, understand the various effects of alloying elements on the properties of steel. These are the program outcomes which are achieved by successful completion of this lecture. In previous lecture, we have learned about the alloy steel. alloy steel को हमने ऐसा डिफाइन किया था, उसकी एक डेफिनेशन थी कि जब हम अलॉइंग एलिमेंट्स को अगर कार्बन स्टील में अगर हम ऐड करते हैं पर्पसफुली तो उस स्टील को हम अलॉय स्टील कहते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अलॉइंग एलिमेंट्स की नीड क्या है, क्यों हमें अलॉइंग एलिमेंट को ऐड करना चाहिए कार्बन स्टील के अंदर। तो चलो देखते हैं। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। अगर हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वह स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाते हैं। टू फॉर्म डिफरेंट कार्बाइड्स, दिस कार्बाइड इंक्रीजेस द वियर एंड एब्राजन रेजिस्टेंस। अलॉइंग एलिमेंट्स कार्बाइड्स को फॉर्म करते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं। टू इंप्रूव द रेजिस्टेंस टू टेम्परिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड इंक्रीज द हॉट स्ट्रेंथ। इससे हम अलॉइंग एलिमेंट्स में हम मशीनिंग जो मशीन के जो पार्ट्स है वहां पे टेम्परिंग ला सकते हैं, मतलब उसके हार्डनेस कम करके हम उसकी टफनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। दैट इज मीन बाय टेम्परिंग। ये हम हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से अलग से पढ़ने वाले हैं। टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एट डिफरेंट टेम्परेचर, स्टील ने हर एक टेम्परेचर पे अच्छे से कार्य करना चाहिए, इसलिए हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन को रेजिस्ट करना जो प्रॉपर्टी है वो हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करके अचीव कर सकते हैं। टू इंप्रूव द क्रीप रेजिस्टेंस, हमने देखा था कि क्रीप बहुत डेंजरस है हमारे लिए। अगर हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हम क्रीप रेजिस्टेंस, क्रीप को प्रतिकार कर सकते हैं। टू इंप्रूव द फटीग रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी ऑफ टूल स्टील एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हम उसकी कटिंग एबिलिटी मतलब दूसरे को काटने की क्षमता मतलब हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर पे। इट एनहांस द रेजिस्टेंस टू स्केलिंग एंड कोरोजन, स्केलिंग एंड कोरोजन मतलब जंग लगने को ये विरोध करेगा, रेजिस्टेंस देगा। एंड लास्ट, इट एनहांस द हार्डनेबिलिटी। It also increases the toughness at low and high temperature। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट से अगर हम अलॉइंग एलिमेंट्स को प्लेन कार्बन स्टील में अगर हम ऐड करते हैं तो इतने सारे हमें फायदे मिल सकते हैं। तो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलॉइंग एलिमेंट्स कौन से हैं जो स्टील में हम ऐड करते हैं। ओके, सो दिस इज द लिस्ट। ये जो लिस्ट है इसमें ये कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो हम स्टील में कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए ऐड करते हैं, राइट। इट स्टार्टेड विद एल्यूमिनियम, बिस्मथ, बोरान, क्रोमियम, कॉपर, लीड, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल,
silicon, sulfur, titanium, tungsten and vanadium. So the first alloying element is carbon. जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है स्टील का, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और एब्राजन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर ये बढ़ा तो क्या होगा? इट आल्सो लोअर्स मतलब कम करता है डक्टिलिटी, टफनेस एंड मशीनेबिलिटी। डक्टिलिटी, टफनेस और मशीनेबिलिटी को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। कार्बन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉइंग एलिमेंट इन द स्टील, और स्टील का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलॉइंग एलिमेंट्स है, या ये एक्चुअली प्रेजेंट स्टील में रहता है। नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट्स इज क्रोमियम। देखिए, क्रोमियम का जो मेन उद्देश्य है ऐड करने का, वो है कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाना। क्रोमियम को अगर हम स्टील में ऐड करते हैं तो स्टील को जंग रोधक जो प्रक्रिया होती है, जंग को नहीं होने देता है, बराबर है। So it increases the tensile strength, hardness, hardenability, toughness, resistance to wear and abrasion, resistance to corrosion and scaling at elevated temperature. As with manganese, chromium tends to increase the hardenability of steel. अगर हम क्रोमियम को मैग्नीज के साथ अगर यूज करते हैं तो वह स्टील की हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। ये जो मैग्नीज है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि क्रोमियम को किसके साथ ऐड करने से हार्डनेबिलिटी बढ़ती है? मैग्नीज को। एमएसबीटी पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्रोमियम आल्सो इंक्रीजेस द टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। टफनेस और वियर रेजिस्टेंस को भी क्रोमियम बढ़ाता है। The next alloying element is cobalt. Cobalt increases the strength and hardness and permit higher quenching temperature and increases the red hardness of high speed steel. इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता ही है, और हमें अगर स्टील को हीट ट्रीटमेंट करना है और क्वेंचिंग नाम की प्रोसेस अगर इस्तेमाल करनी है तो हाई टेम्परेचर पे हम क्वेंचिंग कर सकते हैं। एंड इंक्रीजेस द रेड हार्डनेस। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हार्डनेस? रेड हार्डनेस मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टील ने काम करना। अगर हाई टेम्परेचर पे स्टील अगर काम करती है तो उसके ऊपर उसके बैड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बराबर है। तो अगर हम स्टील में कोबाल्ट को ऐड करते हैं तो वह उसकी रेड हार्डनेस को बढ़ाता है, मतलब वह स्टील हाई टेम्परेचर पे काम करती है या कर सकती है। व्हाट इट? The next alloying element is copper. The addition of copper in amount 0.2 to 0.5% primarily improve the steel resistance to atmospheric corrosion. अगर हम स्टील में 0.2 से लेकर 0.5% अगर कॉपर को ऐड करते हैं तो वह स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस बनती है, मतलब उसको जंग नहीं लग सकता। कॉपर कैन बी डेट्रीमेंटल टू द सरफेस क्वालिटी। अभी इसको समझते हैं। अगर हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर अगर स्टील में ऐड किया तो डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? धोखादायक हो सकता है ना। स्टील की क्वालिटी, की सरफेस क्वालिटी को धोखादायक हो सकता है। इसलिए हमको स्टील में कॉपर कितना डालना है? सिर्फ 0.2 से लेकर 0.5% तक। अगर ज्यादा डाला तो स्टील के क्वालिटी को खराब कर दे। द नेक्स्ट alloying element is manganese. Manganese act as a deoxidizer. It means remove dissolved oxygen from the melt. मैग्नीज डीऑक्सीडाइजर जैसे काम करता है, जो कि स्टील में से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ये क्वेश्चन एमएसपीटी में आ चुका है। ओके, विच अलॉइंग एलिमेंट्स इज एडेड एज अ डीऑक्सीडाइजर? दैट इज मैग्नीज। इट रिएक्ट विद सल्फर टू इंप्रूव द फोर्जेबिलिटी। फोर्जिंग अच्छे से होने चाहिए, इसलिए मैग्नीज का इस्तेमाल हम करते हैं, जो सल्फर के साथ मिलके वो अच्छे से कर पाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील। हमने प्रीवियस में भी देखा था, इट इंक्रीजेस द हार्डनेबिलिटी ऑफ द स्टील। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ,
hardness and wear resistance. It decrease the tendency to scaling and distortion. ये स्केलिंग एंड डिस्टॉर्शन मतलब कोरोजन, कोरोजन को ये कम करता है. Also, manganese allow quenching of steel in oil rather than water, which avoid distortion and crack. अगर हम स्टील में मैग्नीज को ऐड करते हैं तो उस स्टील को हम क्वेंचिंग प्रोसेस ऑयल में कर सकते हैं, ना कि वाटर में, जिसके कारण स्टील में जो क्रैक्स आती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. द नेक्स्ट alloying element is molybdenum. It increases strength, hardness, hardenability, and toughness, as well as grip resistance and strength at elevated temperature. मोलिब्डेनम अगर हम स्टील में ऐड करते हैं तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी और टफनेस को भी बढ़ाता है और ग्रिप रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जो कि हाई टेम्परेचर पे यूज हो सके. It also improves the machinability and resistance to corrosion, and it intensifies the effect of other alloying element. ये machinability और corrosion resistance को भी बढ़ावा देता है. In hot work steel and high speed steel, it increases the red hardness property. मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टील काम कर पाएगी जब हम स्टील में मोलिब्डेनम को ऐड करते हैं. तो molybdenum increases the hardness penetration of steel and increases high temperature tensile strength. ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है कि हाई टेम्परेचर पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? मोलिब्डेनम, राइट? एमएसबीटी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट alloying element is nickel. It increases the strength, hardness without sacrificing the ductility and toughness. मतलब निकल को हम स्टील में ऐड करते हैं तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ावा देता है, लेकिन वो डक्टिलिटी और टफनेस को भी कम होने देता नहीं है. It also increases the resistance to corrosion at elevated temperature when introduced in a suitable quantity in high chromium stainless steel. Corrosion resistance को भी बढ़ावा देता है. Nickel increases the strength of ferrite, therefore increasing the strength of the steel. ये फेराइट मतलब स्टील की ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है. It is used in a low alloy steel to increase toughness and hardenability. Toughness और hardenability को बढ़ाता है. Nickel also tends to help reduce distortion and cracking during quenching phase of heat treatment. ये क्रैकिंग होने से भी स्टील को बचाता है. The next alloying element is phosphorus. Phosphorus increases the strength, hardness, and also improve the machinability. However, it adds mark brittleness or cold shortness to steel. ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि ब्रिटलनेस को कौन बढ़ावा देता है? फॉस्फोरस. ये ऐड करना है आपने, नोट्स में अच्छे से लिखना है कि ब्रिटलनेस को फॉस्फोरस बढ़ाता है, राइट? पेपर में आ चुका है ये. डिसॉल्व इन फेराइट एंड फॉर्म आयरन फॉस्फाइड. ये फेराइट में डिसॉल्व होता है और इसके कारण आयरन फॉस्फाइड बनता है. उसके कारण हमारा जो स्टील है वो ब्रिटल बनता है. The next alloying element is silicon. A deoxidizer, that is remove the dissolved oxygen from molten metal. ये भी deoxidizer जैसे ही काम करता है, ये ध्यान में रखना है आपने. It increases the tensile and yield strength, hardness and forgeability. When used with the other alloying elements, can increase the toughness and hardenability. Next alloying element is sulfur. सल्फर इंप्रूव द मशीनेबिलिटी इन फ्री कटिंग स्टील. सल्फर जो है यह हार्डनेस को कम करता है, इसलिए उसकी मशीनेबिलिटी स्टील की बढ़ जाएगी. बट विदाउट सफिशिएंट मैग्नीज इट प्रोड्यूस ब्रिटलनेस. अगर स्टील के अंदर अगर मैग्नीज नहीं है और हमने सल्फर को ऐड कर दिया तो स्टील को ब्रिटल बना देगा. इसलिए सल्फर को नॉनसेंस मटेरियल भी कहा जाता है. इट डिक्रीजेस वेल्डेबिलिटी, इम्पैक्ट टफनेस एंड डक्टिलिटी. ये तीनों को कम कर देता है. इट इंक्रीजेस द ब्रिटलनेस,
It increases the strength and used as in a spring steel. It decreases weldability. The next alloying element is titanium. It is used as a stabilizing element in stainless steel. It has a high affinity for carbon and form carbides. ये कार्बन के साथ रिएक्ट होता है, एफिनिटी मतलब रिएक्ट होता है, वो कार्बाइड्स को फॉर्म करता है. कार्बाइड्स बहुत हार्ड होते हैं, राइट. When used in a conjunction with boron, it increases the effectiveness of boron in the hardenability of the steel. अगर हमने इसको बोरान के साथ अगर इस्तेमाल किया तो वह स्टील की हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है. The next alloying element is tungsten. It increases strength, wear resistance, hardness and toughness. Tungsten steel have superior hot working and greater cutting efficiency at elevated temperature. सुपीरियर हॉट वर्किंग मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है और इसकी कटिंग एफिशिएंसी हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रहेंगे. Used in a small amount, tungsten combined with the free carbides in steel during heat treatment to produce high wear resistance with a little or no loss of toughness. ये हार्डनेस को भी बढ़ावा देता है लेकिन ये टफनेस को भी कम होने देता नहीं है. Higher amount combined with chromium gives a steel property known as red हार्डनेस. अगर इसका हम ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं क्रोमियम के साथ तो हम उसको बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को रेड हार्डनेस. दिस मीन्स दैट द स्टील विल नॉट लूज इट्स वर्किंग हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर. इसका मतलब ये होता है कि स्टील अपनी वर्किंग कंडीशन जो है हाई टेम्परेचर पे लूज नहीं करेगी. द नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज वेनेडियम. वेनेडियम इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, hardness, wear resistance and resistance to shock impact. ये strength, hardness, wear resistance और toughness को बढ़ाता है. It retards मतलब कम करता है grain growth. मतलब ये grain growth मतलब जो particles रहते हैं स्टील के अंदर वो उसको बढ़ने नहीं देता है. It also enhances the red hardness properties of high speed metal cutting tool. ये रेड हार्डनेस जो प्रॉपर्टी रहती है कटिंग टूल्स की उसको ये इंप्रूव करता है. लास्ट अलॉइंग एलिमेंट्स इज बोरॉन. बोरॉन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील विदाउट लॉस ऑफ डक्टिलिटी. ये हार्डनेबिलिटी को तो बढ़ाता है लेकिन डक्टिलिटी को घटने देता नहीं है. इट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल हार्डनेबिलिटी एजेंट. ये सबसे ज्यादा हार्डनेबिलिटी को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाने वाला अलॉइंग एलिमेंट्स है. So these are the unit outcomes achieved by this lecture. Let us revise the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the need of alloying elements. हमें alloying elements को ऐड करने की जरूरत क्या है. फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो alloying elements होते हैं उनका हर एक का इंडिविजुअल का स्टील के ऊपर क्या असर होता है. तो आप सभी ने अच्छे से इसको याद करना है. पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस अलॉइंग एलिमेंट्स के ऊपर पूछे जाते हैं. जैसे सल्फर को ऐड करने से क्या होगा, मैग्नीज को ऐड करने से क्या होगा, या बोला रहेगा कि अगर हार्डनेस को बढ़ाना है तो किसको ऐड करना चाहिए, हार्डनेबिलिटी को ऐड हमें अगर इंक्रीज करना है तो किसको ऐड करना चाहिए. ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपने अच्छे से याद करके रखना है. मुझे पता है कि इतने सारे जो है एक दिन में याद नहीं होंगे लेकिन आपने हर एक दिन 2-2 अगर याद किए तो आपको अच्छे से ये याद और समझ सकते हो. These are the program outcomes achieved by the successful completion of this lecture. So these are the most likely questions asked in MSBT. First is write the need of alloying elements in steel. Write the effect of vanadium, tungsten, sulfur and manganese on the properties of steel. Write the effect of chromium, phosphorus, cobalt, molybdenum on the properties of steel. Write the effect of vanadium, boron, carbon and titanium on the properties of. So thank you very much guys for your patiently listening to this video. In next lecture, we are going to study about the tool steel. So ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Thank you.